चलो ठीक है, बढ़िया। अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई है एंड मैंने एडोब डाउनलोड कर लिया। इसमें हम आराम से अपनी फाइल्स वगैरह देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर 2। सबको दिख रहा है? हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या सारे पॉइंट्स पढ़ चुके थे? लाइबिलिटी, सोल रिस्क बियरर एंड, हाँ मुझे याद आ रहा है हम सारे पढ़ चुके थे। ओके, मेरिट्स पढ़ने हैं आज हमें। खुशी याद है क्या करना है? मेरिट्स पढ़ने ना खुशी। भूमित, आप जब जैसे ही वो काम कर दो तो जल्दी बताना, फिर हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, तो शुरू करते हैं। खुशी, आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा नहीं क्या है हमने पढ़े थे शायद आपके साथ? क्या कह रहा? आप कर दिया, कर दिया। हम्म। करंट लगा देंगे। भूमित, कर दिया आपने काम? जल्दी सुन दो। मैं इतने हाईलाइट कर देता हूँ जो जो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक पढ़ लेंगे आज हम लिमिटेशंस, फर्स्ट लिमिटेशन। करें शुरू? भूमित, हो गया? हो गया ना? चलो ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आज हम पढ़ रहे हैं मेरिट्स किसके? सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटरशिप सबको याद होना चाहिए। अभी तक क्या था? जो एक अकेला बंदा होता है जिसका खुद का सारा बिजनेस होता है, सारा प्रॉफिट उसी का, सारा लॉस उसका, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यही सब बातें करी थी हमने उस दिन। सब लोग मानते हैं? चलो बहुत बढ़िया। फिर एक सेकंड में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसके मेरिट्स। मेरिट्स मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फ़ायदे क्या होते हैं। क्या फ़ायदा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का? सबसे पहला फ़ायदा होता है क्विक डिसीजन मेकिंग। कि सबसे कि हम बड़ी जल्दी डिसीजन बना सकते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन कर सकते हैं। हमें किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं। मेरी अगर जूते की दुकान है, मुझे कितने खरीदने हैं, कितने रेट पे खरीदने हैं, कहाँ से खरीदने हैं, सब मैं ही डिसाइड करूँगा ना, क्योंकि मैं ही अकेला ओनर हूँ, मेरी ही दुकान है। हो सकता है लोग मुझे बहुत सजेशंस दें, पर क्या मुझे वो सजेशंस मानने की ज़रूरत है? नहीं है, सब मानते हो? ठीक है ना? तो ये पॉइंट लिखा है, अ सोल प्रोप्राइटर एंजॉयज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। कि वो काफ़ी फ्रीडम होती है उसके पास डिसीजन करने के लिए। फर्दर द डिसीजन मेकिंग इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग ना काफ़ी जल्दी हो जाती है। क्यों जल्दी हो जाती है? कि भाई मेरे को ना किसी से पूछना ना कुछ, तो हमें क्या दिक्कत है, हमारी जल्दी हो जाती है डिसीजन मेकिंग।
समझ रहे हो? ठीक है ना? एक सेकंड। कि हमारी डिसीजन मेकिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है। There is because there is no need to consult others. This may lead to timely capitalization of market opportunities as and when they arise. टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है, एक सेकेंड, दिस में लीड टू टाइमली दिस, इसका मतलब होता है कि जैसे ही मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, तो हम उसको बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब उसको बहुत जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब कोविड आया, तो लोगों को क्या पता चला कि अब बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह बिकेंगे। सब लोग हाँ मानते हैं इस चीज़ को कि हैंड सैनिटाइजर्स बहुत ज़्यादा बिकेंगे अब, क्योंकि सब जगह आ ही रहा था कि सैनिटाइजर लो, सैनिटाइजर लो, सैनिटाइजर लो। एक सेकंड। तो अगर मेरी एक दुकान होती और मैं अभी सैनिटाइजर से काम शुरू करता, तो क्या मुझे ज़्यादा लोगों से पूछने की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि क्या बोलते हैं, मैंने अब देखो मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या आई, मार्केट अपॉर्चुनिटी कि लोग ना हैंड सैनिटाइजर बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई हैंड सैनिटाइजर बेचना शुरू करता हूँ। मैंने ज़्यादा लोगों से अगर पूछा वूछा नहीं होता, मैंने उस टाइम काम शुरू कर दिया होता, तो मैं उसे कैपिटलाइज करके, कैपिटलाइज मतलब जिससे कहते हैं ना मौके का फ़ायदा उठाना। मौका दिखा मुझे कि सैनिटाइजर्स बिक सकते हैं, सैनिटाइजर्स मंगा लो, मैंने बेच दिया, मौके का फ़ायदा उठाया। तो बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि तुम मौके का फ़ायदा बड़े अच्छे से उठा सकते हो, क्योंकि तुम्हें लोगों से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहाँ पैसे लगाने लगाओ, जितना खर्च करना है करो, कोई रोक टोक है ही नहीं। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम्म। टाइमली कैपिटलाइजेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ये सब आप लोग को काम करनी है, ये सब 12th का। यहाँ से देखते हैं। लास्ट ईयर मार्च 2020 कोविड एंटर्ड। लिख सकते हैं हम कोविड आया इंडिया में। सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ गई, मानते हो? अब इस प्लेस में, मतलब इस टाइम, इन दिस टाइम लिखता हूँ, या एट दैट टाइम लिखता हूँ। टाइम पास्ट का है ना, पास्ट की बात कर रहे हैं हम। एट दैट टाइम मार्केट अपॉर्चुनिटी वॉज, कि क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी थी? वी स्टार्ट सेलिंग सैनिटाइजर्स, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। यही मार्केट अपॉर्चुनिटी थी ना उस टाइम पे, कि यार जब सैनिटाइजर्स बिकने वाले हैं इन फ्यूचर, तो तुम सैनिटाइजर्स बेचना शुरू करो ना। ये मार्केट अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है कि मार्केट में तुम्हें क्या मौका दिख रहा है, तुम्हें क्या लगता है क्या बिकेगा, तो तुम वही बेचना शुरू करो, तभी तो तुम ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। जब तुम्हें, अब हम पैसा कब कमाते हैं? हम पैसा जब हम सामान बेचते हैं, और अगर हम वही सामान बेचें जो आजकल बिक रहा है, तो हम पैसा कमा ही पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं उस टाइम पे सोल प्रोपराइटर होता, या हो सकता है उस टाइम पे आप लोगों ने भी देखा होगा आपके एरिया में ना, बहुत लोगों ने सैनिटाइजर्स बेचने शुरू कर दिए। तो उन्होंने क्या करा? कैपिटलाइज मार्केट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर लिया, उसको बोलते हैं ना मौके का फायदा उठाया। उनको अपॉर्चुनिटी दिखी कि बहुत सारा माल बिकने वाला है, तो भाई ऐसा करो, ये वाला माल मंगाओ और बेच डालो। ठीक है। तो ये होता है, समझ आया आपको खुशी? क्या बात कर रहा था मैं, मार्केट अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब? टाइमली मतलब सही टाइम पे। अब जब मुझे पिछले साल पता चला मार्च में कि अब इन फ्यूचर मेरी सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, तो मेरा क्या काम बनता था कि मैं मार्च के अंदर अंदर ही जल्दी से सैनिटाइजर्स बहुत सारे मंगा लूँ, ताकि सारे बिक जाए। अब मैं उस टाइम सोचता कि मैं ना अगले साल जनवरी में मंगाऊंगा, तो आपको लगता है कि मेरा कुछ प्रॉफिट होता प्रॉफिट, पर जितना 6-7 महीने का प्रॉफिट तो खराब हो गया ना, जो मैं कर सकता था टाइमली डिसीजन लेके। ओके।
क्विक डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है कि जल्दी से डिसीजन लो। अब आप लोगों ने देखा होगा आपकी फैमिलीज में कुछ लोग होंगे जो बहुत जल्दी डिसाइड करते हैं, यार चल ऐसा कर, आज संडे, आज यहाँ घूमने चलेंगे, यार संडे आज ये करते हैं। काफ़ी लोग होंगे संडे, यार जब संडे आएगा ना तब देखते हैं, 2 बजे देखते हैं, 4 बजे देखते हैं, क्या करें, वो फिर कुछ नहीं कर पाते। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। सब लोग अपनी नोटबुक में लिखो, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन ना तुम्हारी कॉन्फिडेंशियल है, मतलब इन्फॉर्मेशन तुम्हारी सेफ है, सीक्रेट है, तुम्हें कहीं इन्फॉर्मेशन तुम्हारी लीक नहीं हो रही। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कि तुम अपनी इन्फॉर्मेशन की सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। एक सेकंड लिखो आप लोग। समझ आ रहा है सबको? तो अब पढ़ते हैं आगे। सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मतलब अकेला डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है। इनेबल्स द प्रोपराइटर टू कीप ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑपरेशंस कॉन्फिडेंशियल, कि सारी इन्फॉर्मेशन को वो सीक्रेट रख सकता है। एंड मेंटेन, क्या मेंटेन कर सकता है? सीक्रेसी। यही बात करी थी ना हमने, कि जब तुम ही सारे डिसीजन लोगे, अब जैसे आप लोगों के घर की बात है, फॉर एग्जाम्पल खुशी के घर की बात है, खुशी के पापा ने बोला कि खुशी हम ना एक दो अगले महीने तक ना हम एक वॉशिंग मशीन खरीदने वाले हैं बढ़िया सी। ठीक है। तो जब तक वो वॉशिंग मशीन नहीं आ जाती तब तक तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ खुशी, खुशी की मम्मी, खुशी के पापा को, इन्हीं को पता है ना। पूरी सोसाइटी को तो नहीं पता, इनकी गली को तो नहीं पता। पर जिस दिन इनके घर में वॉशिंग मशीन आएगी उस दिन लोगों को पता चलेगा ना, जब वो वॉशिंग मशीन रिक्शा से उतारेंगे ये लोग और उसको पकड़ के ऊपर चढ़ाएंगे घर पे। तो समझ रहे हो आपकी, जब तक हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं ना सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो ना हमेशा उसकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि हम अकेले हैं, हमें ही पता है, हमें किसी को बताने की क्या जरूरत। हम कुछ भी माल मंगाए, कुछ भी बेचे, वो लोगों को तो तब पता चलेगा ना जब हमने वो माल मंगा लिया। फिर लोग हमारी देखम देखी माल मंगा सकते हैं, पर उन्हें पहले तो नहीं पता चलेगा जब हम डिसीजन लेते हैं। तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है, मानते हो? वो कुछ समझ आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है इसमें, कि तुम अकेले ही बंदे हो। अब फॉर एग्जांपल किसी दिन आप लोगों ने घर पे बोला कि हम तो स्कूल जा रहे हैं, पर आप लोग उस दिन स्कूल नहीं गए, कहीं अपने दोस्त के घर चले गए, या आप लोग ट्यूशन जा रहे हो पर ट्यूशन नहीं गए, अपने दोस्त के घर चले गए। तो वो बात किसी को पता चली नहीं? क्यों? क्योंकि आपको और आपके दोस्त, आप इसमें भी चलो आपके दोस्त को पता है, और आप अपने दोस्त को ये बोल दो अगर झूठ, कि मैं तो घर पे तेरे घर का बोल के ही आया हूँ कि मैं तेरे घर जा रहा हूँ, तो दोस्त को भी क्या पता है कि आप बंक मार रहे हो, आप छुट्टी मार रहे हो? नहीं, वो बात किसी को पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आपका डिसीजन लेने वाले आप खुद हो। आपने सोचा यार बहुत दिन हो गए ट्यूशन जाते हो, चल आज दोस्त के घर चलता है, दोस्त के घर हुआ है। किसको पता चल रहा है? किसी को पता चल रहा है जब तक आप खुद नहीं बताओगे, जब तक आप पकड़े नहीं जाओगे। समझ आ रही है मेरी बात? अब नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब डायरेक्ट लाभ। इंसेंटिव का मतलब होता है फायदा या लाभ, कि अब मैं ही अकेला बिजनेस चलाने वाला। हाँ जी, हाँ, डायरेक्ट प्रॉफिट बोल सकते हो। A sole proprietor directly reaps the benefits of his or her efforts as he or she is the sole recipient of all profit। लो आ गई ना बात, कि भाई हमें हमारे बिजनेस चलाने का डायरेक्ट बेनिफिट हमें ही मिलना है। क्यों हमें मिलना है? क्योंकि यार हम ही तो अपना बिजनेस चला रहे हैं। एफर्ट्स किसके लग रहे हैं? हमारे ही तो लग रहे हैं, और किसी के लग रहे हैं एफर्ट्स? नहीं ना। एफर्ट कौन कर रहा है काम चलाने का? हम ही तो कर रहे हैं। तो बस सारा बेनिफिट हमें मिलेगा, सारा प्रॉफिट हमें मिलेगा, एज वी आर द सोल रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। द नीड टू शेयर प्रॉफिट डज नॉट अराइज। क्यों? क्योंकि हम अकेले ओनर हैं, हमें किसको बांटना है प्रॉफिट? किसी को नहीं बांटना। वो बात अलग है कि हम अपना घर चलाते हैं, वो तो हर बंदा अपना घर चलाता है, घर वालों को पैसा देगा। पर क्या उसको अपने किसी बिजनेस पार्टनर को प्रॉफिट देना है? क्या उसे अपने किसी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना है? नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो अकेला राजा है। समझ आ रहा है भूमित? दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम इंसेंटिव टू सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, वो भी दिख रहा है आपको, मैं अभी 1000 रुपीज़ कमाता हूँ। ठीक है। सारा मुझे मिल जाता है, आई गेट ऑल। तो मानते हैं, खुशी मानते हो आप लोग? फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ, तो क्या, क्यों नहीं मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूँ और 5000 रुपीज़ कमाऊँ? क्यों? क्योंकि 5000 भी कमाऊँगा तो मुझे किसी को देना थोड़ी ना है। आई गेट ऑल अगेन। ये जो फैक्टर होता है ना कि हमें ही सारा पैसा मिलेगा ना, ये हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है। द नीड टू शेयर प्रॉफिट डज नॉट अराइज
दिस प्रोवाइड मैक्सिमम इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड। ये हमें ना मैक्सिमम इंसेंटिव का मतलब होता है, वो नहीं कहते कि यार इस बच्चे को ना कुछ तुम वो दो, गिफ्ट विफ्ट दो, फिर तुम देखो कितना अच्छा काम करता है। इसको ना तुम कोई टॉफी दो, फिर तुम देखो कितना अच्छा काम करता है। तो इंसेंटिव का मतलब ना वही होता है कि तुम ना उसे कुछ लाभ दो, कुछ तुम उसे ना लालच दो, ताकि ना वो अच्छे से अच्छा काम करे। तो बिजनेस में हमें डायरेक्ट इंसेंटिव कैसे मिल रहा है? जब ये बात का हमें पूरी श्योरिटी है कि हम जितना काम करेंगे ना उसका सारा पैसा हमारा ही है। जैसे हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो उसमें हमें क्या फीलिंग रहती है कि यार हम काम तो इनके लिए 1 लाख रुपए का करते हैं, पर ये हमें सैलरी 50 ही देते हैं, 50 अपने पास खा जाते हैं। तो हम क्यों ज़्यादा मेहनत करें जब हमें 50 ही मिल रहे हैं और हम 1 लाख की मेहनत कर रहे हैं। पर एक दुकानदार क्या सोचेगा कि अगर हम 1 लाख रुपए कमाने की मेहनत कर रहे हैं तो वो 1 लाख के 1 लाख हमारी जेब में ही जाएंगे। तो क्यों ना मैं 2 लाख कमाने की मेहनत करूँ, क्यों ना मैं 10 लाख कमाने की मेहनत करूँ। समझ आ रहा? भूमित, भूमित आज थोड़े लो हो क्या, एक्टिव कम हुआ है जैसे क्यों? भूमित, हाँ ना प्लीज़ कुछ बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्लास में हो नहीं हो। नहीं आपको तो आ रही है, बट आई थिंक भूमित का नेटवर्क इशू है। चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन मतलब दुकान खोलना या बिजनेस खोलना भी आसान है, एक अकेले बंदे के लिए उसे बंद करना भी आसान है। एंड इम्पॉर्टेंट, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदा क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का, इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमम। मिनिमल का मतलब होता है बहुत ही कम, मिनिमम बोल सकते हो हम इसे। बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ तुम बिजनेस में एंटर कर सकते हो। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। दुनिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो तुम्हें बोले कि तुम ऐसे ही दुकान खोलोगे, तुम इतनी ही बड़ी खोलोगे, तुम इतनी छोटी खोलोगे, ऐसा नहीं है। तुम चाहो अपने घर के नीचे भी खोल सकते हो, तुम चाहो किसी मॉल में भी खोल सकते हो। कोई लॉ नहीं है, कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता, ठीक है। As sole proprietorship is the least regulated form, it is easy to start and close the business as per the wish of owner. देखा होगा अपने इलाके में बहुत दुकानें खुलती हैं और बहुत सी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है जो ऐसा कहता हो कि नहीं भाई, तूने दुकान खोली है तो कम से कम 5 साल तक दुकान खोल के रहेगा। तूने दुकान खोली है तो कम से कम इतने साल तक दुकान खोल के रहेगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता। समझ आ रहा है भूमित, समझ आ रहा है? आई थिंक भूमित क्लास लीव कर गया था शायद। अच्छा चलो भूमित, ओके समझ आ रहा है आपको, भूमित का चैट में मैसेज आ गया। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया भूमित, हाँ या ना एक बार चैट में लिख दो, फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब एक पॉइंट हमारा रह गया, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। तो खुशी प्लीज़ एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करके ये वाला पॉइंट रीड करोगे हमारे लिए, क्या लिखा है यहाँ पे? सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ये फोर्थ वाला। पूरा हाँ। तो ये वाला पॉइंट हमें ये कहता है कि ना हमें एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, मतलब हमें खुद एक आत्मसंतुष्टि मिलती है जब हमें पता होता है कि यार बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो रहा है ना तो उसके पीछे क्या कारण है, हमारी मेहनत। जब कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है ना उसे बहुत खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है उसे? क्योंकि वो कहते हैं कि यार मैं फर्स्ट आया हूँ ना, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। हाँ मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, सब कुछ करा, पर टीचर्स ने मेरे जैसे 100 बच्चों को भी पढ़ाया, पर उनका रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया। मेरा क्यों अच्छा है? क्योंकि मैंने खुद मेहनत करी है। अगर आज मैं फर्स्ट आया हूँ तो उसके पीछे सिर्फ मैं, मेरी मेहनत ही है। तो मुझे कहीं ना कहीं अकम्पलिशमेंट जैसी फीलिंग आएगी ना कि हाँ यार मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, मैंने मेहनत करी तो मुझे उसका रिजल्ट मिला। द नॉलेज that one is responsible for the success of business not only contributes to self satisfaction, इससे ऐसे नहीं होता कि सिर्फ हमें आत्मसंतुष्टि मिले, but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's ability। एक जो फैक्ट कि मुझे पता है कि मेरी मेहनत से मैं फर्स्ट आया, मुझे उससे संतुष्टि मिलेगी।
पर ये कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि तुम्हें सिर्फ संतुष्टि मिले, तुम्हें ना एक फीलिंग आएगी, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ, कि हाँ मैं जीत सकता हूँ, हाँ मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, हाँ मैं अगर अच्छी मेहनत करूँगा तो मैं आगे निकल सकता हूँ दुनिया में। समझ आ रहा है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का क्या मतलब? वो अकम्पलिशमेंट मतलब कुछ तुमने पाया, तुम्हें ना फीलिंग आती है अच्छी कि हाँ हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ पा सकते हैं, हमने कुछ खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया। समझ आ रहा है भूमित? प्लीज़ हाँ या ना लिख दो चैट में, एंड खुशी आप रिप्लाई करो या चैट में लिख दो जल्दी से। बताता हूँ। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट सेज, फॉर एग्जाम्पल खुशी आप सोचो आप क्लास में फर्स्ट आ गए, ठीक है? तो क्या होता है, आपको खुशी महसूस होगी, अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ मेरी मेहनत रंग लाई। अगर आपके पापा की कोई शॉप है फॉर एग्जांपल, उनकी शॉप पे ना अच्छी से अच्छी सेल होने लग गई, पहले पहले महीने में सिर्फ 5,000 रुपये की सेल होती थी एक दिन की, पर आज एक दिन में 30-40 हज़ार रुपये की सेल हो रही है। तो क्या उन्हें फीलिंग नहीं आएगी ना कि हाँ मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने अच्छा सामान खरीदा तो मैं उसे अब अच्छे से बेच पा रहा हूँ, मेरा सामान बहुत बिक रहा है? खुशी होगी उन्हें महसूस। तो जब तुम्हें पता होता है कि कोई चीज़ तुम्हारी सक्सेसफुल हो रही है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे तुम्हारी मेहनत है। खुशी अगर आप फर्स्ट आए तो उसके पीछे क्या रीज़न है? आपकी मेहनत, आपने दिन रात पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई करी, समझ के पढ़ाई करी। खुशी, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि फील होगी ना कि हाँ यार मेरी मेहनत है और मेरा आज मेरी मेहनत रंग लाई। ये बात कहते हैं हम। तो ऐसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, जब एक बिजनेसमैन को, जब एक दुकानदार को पता होता है ना कि उसी की मेहनत की वजह से आज वो इतना पैसा कमा पा रहा है, तो उसे ना एक खुशी मिलती है। और उसे एक आत्मसंतुष्टि ही नहीं, उसको साथ साथ क्या मिलता है, उसे ना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने मेहनत करी, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो हाँ मतलब मेरे अंदर एक जज्बा है, मेरे अंदर ताकत है कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो मैं उसे अच्छा कर सकता हूँ। क्रिकेट वगैरह में देखा आप लोगों ने, कभी कोई नया प्लेयर आता है तो वो अच्छे से खेल नहीं पाता, पर जैसे ही वो अच्छा खेलना शुरू होता है, वो सक्सेसफुल होना शुरू होता है, उसे अंदर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार अब मैं किसी भी सिचुएशन में कैसे भी बॉल खेल सकता हूँ और मैं अपनी कंट्री को जिता सकता हूँ। तो ये यही कह रहा है, देर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मतलब एक आत्मसंतुष्टि मिलती है जब तुम अपने लिए काम करते हो। अब मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, किस लिए चला रहा हूँ? अपने लिए, अपने घर वालों के लिए चला रहा हूँ ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ, उनको अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ। द नॉलेज दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, ये तुम्हारी सिर्फ आत्मसंतुष्टि ही नहीं बढ़ाता, पर क्या और बढ़ाता है? इंस्टिल्स, इंस्टिल्स मतलब तुम्हारे अंदर डालता है, तुम्हारे अंदर जगाता है। क्या जगाता है? एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटीज। तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है ना, तुम्हें अपने पे विश्वास होने लग जाएगा कि हाँ मेरे अंदर ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये वो कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ओके, भूमित समझ आ रहा है? भूमित मेरे को आपकी तरफ से कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है, एक मिनट वापस समझा दो प्लीज़। यही वाला पॉइंट वापस समझाओ भूमित, जल्दी से लिखो हाँ या ना। ठीक है, तो भूमित ने मैसेज कर दिया। भूमित मैं ये कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल भूमित आप समझो, आपका आपको अगर ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल भूमित आपको लग रहा है आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपने सोचा कि यार चलो मैं ना आज से कुछ ना कुछ काम करूँगा, मैं ना बच्चों को पढ़ाना शुरू करता हूँ। आपने क्या करा? सिर्फ 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, आप उनसे महीने के सिर्फ 500-500 रुपये की फीस ले रहे हो। तो क्या हुआ? आपके पास 1,000 रुपये आ गए भूमित, 1,000 रुपीज़ पर मंथ आ गए आपके पास। पर आपके पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा था कि उन बच्चों ने अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों को बुलाया, धीरे धीरे करके आपके पास ना 20 बच्चे आ गए। 20 बच्चे आ गए, एंड एक बच्चा आपको कितने दे रहा है? 1,000 रुपीज़ दे रहा है, सॉरी 500 दे रहा है, 500। तो 20 बच्चे आके आपको कितने रुपए देने लग जाएंगे? टोटल 10,000 रुपये आ जाएंगे आपके पास एक मंथ के, 10,000 रुपीज़। तो आपको क्या फीलिंग आएगी कि हाँ यार अगर मैंने कुछ स्टेप लिया, क्या स्टेप लिया? मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैं 2 महीने के अंदर 10,000 रुपये कमाने लग गया, और अब तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, मेरे पास 50 बच्चे हो गए, तो मैं कितना पैसा कमा लूंगा? 25,000 महीने का।
तो मैं अपनी मम्मी की बहुत हेल्प कर सकता हूँ। 25,000 रुपये का तो हो सकता है भूमित के घर का खर्चा ही ना हो एक महीने का। तो भूमित ने अपने घर वालों को इतने पैसे ला के दिए, तो भूमित क्या आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा? हाँ या ना लिखो जल्दी से चैट में। खुशी मिलेगी ना आपको? ठीक है। तो इसका क्या, तो आपको खुशी मिलेगी, और दूसरा खुशी के साथ साथ आपको इसे सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। पर्सनल सेटिस्फैक्शन मतलब खुद के लिए तुम संतुष्ट हो, आत्मसंतुष्टि। दूसरा, तुम्हें वो, मैं तो आपको आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ यार देख, हमारे पास पहले पैसे कम हुआ करते थे, पर क्योंकि मैंने मेहनत करी मैं पैसे कमा पाया, तो मतलब मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं और अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, मैं और अच्छी अपनी लाइफ दे सकता हूँ अपने घर वालों को। समझ रहे हो? तो ये लाइन यही लिखी है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है जब तुम अपने लिए काम करते हो। द नॉलेज मतलब जब तुम्हें पता हो कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारी सक्सेस के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, फॉर द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। तो इससे क्या होता है, नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इससे सिर्फ तुम्हारी आत्मसंतुष्टि नहीं बढ़ती, बल्कि तुम्हारे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस भी जाग जाता है। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा हमारे बस की कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, पर जैसे ही आप लोगों का 12th का रिजल्ट आएगा और बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा ना, तो आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि येस, हमने मेहनत करी, हम 12th अच्छी पास कर गए, अब हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और अब हम अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके अच्छे से अच्छा बिजनेस करेंगे और अपने घर वालों की मदद करेंगे। समझ आ गया पॉइंट? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, पॉइंट समझ आ गया। तो अब हमने सारे मेरिट्स पढ़ लिए, एक बार देख लेते हैं क्या क्या थे। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया, क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकंड बहुत सिंपल सा था, एंड थर्ड हमें समझ आ गया। फोर्थ अभी हमने इतनी देर से पढ़ा, फिफ्थ भी हमें समझ आ गया। अब आते हैं हम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है खामियां क्या है। मेरिट्स हमने पढ़ लिया ना, खूबियां क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, अब बुराइयां क्या है। बुराइयां सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो वो मैं जल्दी से चैट में लिख के बताओ, याद है ना उस दिन क्या बात करी थी हमने कि हमारा घर तक बिक सकता है, अगर हमने लोन ले रखा, लोन पे नहीं करा तो हमारा घर भी बिक जाएगा, हमारे घर के सारे ज्वेलरी तक बिक सकती है। खुशी आपको भी समझ आ रहा है? खुशी ऐसा करो, आप भी चैट में लिखना शुरू कर दो जल्दी से मैसेज की, हाँ ये ना आपको समझ आ रहा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, चांसेस है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है, कुछ भी तुम्हारा नहीं बचे, तुम्हारा सब कुछ लुट जाए, जिसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अ मेजर डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब मेजर, एक बहुत बड़ी एक दिक्कत क्या है इसमें, इज दी ओनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब इफ द बिजनेस फेल, अगर तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया, द क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर ड्यूज, नॉट मेरली मतलब सिर्फ तुम्हारे बिजनेस के एसेट से ही नहीं, नॉट मेरली मतलब तुम्हारे बिजनेस के एसेट से ही तुम्हारा वो अपना पैसा वापस नहीं लेंगे, बट ऑल्सो, पर फ्रॉम किससे ले सकते हैं, पर्सनल एसेट्स ऑफ प्रोपराइटर। तुम्हारे पर्सनल एसेट क्या हो गए, तुम्हारा घर, तुम्हारे घर की में ज्वेलरी जो रखी है तुम्हारे पास, जो घर में कैश रखा है, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी बाइक वाइक सब। A poor decision or an unfavorable circumstance can create serious financial burden. That is why sole proprietor is less inclined to take risk. ये कहते हैं कि तुमने अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में एक गलत डिसीजन लिया ना, तुम्हारा एक गलत डिसीजन, हाँ पर्सनल एसेट्स तक देना पड़ जाता है, बिल्कुल ठीक है खुशी। ये कहता है पॉइंट कि अगर तुमने अपने बिजनेस में एक भी गलत डिसीजन लिया ना, एक भी, उससे क्या हो सकता है, तुम्हारा घर बार सब कुछ बिक सकता है। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम्हारी खुद की दुकान है, तुम अकेले ही ओनर हो ना, तो तुम सोच समझ के काम करो, ठीक है। तो इसमें इसलिए लिखा है कि क्योंकि बिजनेसमैन को पता होता है, अगर वो सोल प्रोप्राइटर है, कि यार मेरा घर तक बिक जाएगा अगर मैंने एक गलत डिसीजन लिया ना, तो ना वो क्या करता है, वो ज़्यादा ना रिस्क लेने के फेवर में नहीं होता। वो कहता है कि यार मैं ज़्यादा रिस्क लूंगा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्की खेलने लग जाऊंगा, और उससे क्या होगा, मेरे घर तक बात आ सकती है। मैं तो भले के लिए काम कर रहा हूँ, पर क्या पता वो मेरे पे उल्टा पड़ जाए, तो मेरा घर भी बिक सकता है। ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको अनलिमिटेड लाइबिलिटी में? समझ आ रहा है? ओके चलो, बहुत बढ़िया, अगर समझ आ रहा है तो नेक्स्ट पे आते हैं। फिर होता है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। याद है हमने उस दिन बात करी थी, मैं एक बार खोलता हूँ, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी वाला पॉइंट, कि अगर हमारा ओनर जो है उसकी डेथ हो जाए, वो पागल हो जाए, उसे जेल हो जाए, या उसको कोई चोट लग जाए फिजिकली, या वो बैंक हो जाए, तो हमारा बिजनेस बंद हो जाता है।
आया ना, जल्दी से चैट में लिखो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिटेड लाइफ है बिजनेस कंसर्न की, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एक ही पर्सन है। सो वही वाला पॉइंट आ गया ना, डेथ, इंसेनिटी, इम्प्रिजनमेंट, विल, ये सब सेम पॉइंट है। हम बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट, इज इक्वल टू लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। तो अगर हम यही याद कर लेंगे तो हम यहाँ पे एक डीमेरिट लिख सकते हैं ना अपना। ऐसे ही लाइबिलिटी वाला पॉइंट हमने यहाँ लिख लिया। ओके, दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। तीसरा हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, रिसोर्स, जो चार रिसोर्स पढ़ी थी हमने, उसमें कैपिटल रिसोर्स पढ़ी थी, याद है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कल की क्लास में पढ़ा था, परसों पढ़ा था। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है कि एक, अब आप सोचो, आप लोग मुझे खुद बताओ, एक बंदा है, अगर वो अकेला ही, फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस, एक सिंगल पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 2 या 3 लाख रुपए लगा देगा अपने बिजनेस में। पर अगर यहीं पे कोई 50 बंदे शुरू करते हैं, 50%, तो आपको नहीं लगता कि अगर वो 50 बंदे 50-50 हज़ार रुपये भी लगाएंगे तो 25 लाख रुपए आ जाएंगे बिजनेस को शुरू करने में? समझ आ रहा है? इधर एक बंदा एक अपनी जेब से लगा रहा है, या 2 या 3 लाख अपनी जेब से लगा रहा है, कौन, एक ही सिंगल पर्सन, पर यहाँ 50 बंदे सिर्फ 50 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, तो 25 लाख रुपए इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो समझ आ रहा है कैसे एक बंदा अगर काम करता है तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होता है। समझ पा रहे हो? हाँ ना, बोल दो प्लीज। चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अदर्स। रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज और पर्सनल सेविंग की, हाँ, उसकी रिसोर्सेज कहाँ तक लिमिटेड है? जो उसकी पर्सनल सेविंग्स है, यानी 1 लाख 2 लाख रुपए जो उसके पास है, या फिर वो अपने रिश्तेदारों से या किसी से बोरो कर लेता है वो। बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस उसको लोन देने में ना हेसिटेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये अकेला बंदा, अगर इसका बिजनेस नहीं चला तो हमारा सारा पैसा खत्म, फिर हमें इसके ना घर वर छीनने पड़ेंगे। क्या पता इसके पास अपना घर ही ना हो, क्या पता ये भाग जाए। एक बंदा अगर भाग जाए तो आपको क्या लगता है, उसे पकड़ना मुश्किल है, या जब 50 बंदे भागेंगे उसे पकड़ना मुश्किल है? जब अगर एक बंदा, आजकल दुनिया में एक बंदा अगर गायब हो जाए ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पुलिस को बहुत दिक्कत आएगी इसे ढूंढने में ना, मतलब। पर अगर 50 बंदे भागेंगे तो आपको तो क्या लगता है कि 50 के 50 इतने दिमाग वाले होंगे कि कहीं ना कहीं जाके छुप जाएंगे? कोई ना कोई तो पकड़ में आ जाएगा ना। एक बार पुलिस ने 50 में से एक बंदा पकड़ लिया ना, तो वो सबके पता बता जाता है और सारे पकड़े जाते हैं। तो इट इज़ ईजियर टू कैच 50 पर्सन दैन 1 पर्सन। तो बैंक्स क्या बोलेंगे कि यार अगर हम 50 बंदों वाले ग्रुप को लोन दे रहे हैं, किसी कंपनी को दे रहे हैं ना, तो हमारे पास 50 बंदों की इन्फॉर्मेशन होगी, सारे के सारे तो देश छोड़ के नहीं भाग जाएंगे ना, एक आधा भागेगा। पर वो कहते हैं सोल प्रोप्राइटर के पास पहले ही उसकी इतनी औकात नहीं होती, उसके पास पता नहीं अपना घर है नहीं है, वो हमसे लोन उठा ले, हमें वापस नहीं देता, हम कहाँ ढूंढेंगे अगर वो भाग गया तो? हमारा तो सारा पैसा खत्म। समझ रहे हो? तो ठीक है, अब हम आ जाते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारा पूरा हो गया। ये कहते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज रिसोर्सेज हमारी पर्सनल सेविंग्स तक की हो सकती है, हमने थोड़ा सा पैसा जो बोरो कर लिया। बैंक्स भी हमें पैसे देने के लिए अनविलिंग रहते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज इज बहुत बड़ा एक रीज़न है वाई द साइज ऑफ बिजनेस रेयरली ग्रोज मच एंड जनरली रिमेन स्मॉल। आपने देखा होगा ना, आपके एरिया में जितनी भी दुकानें ना, बहुत ही कम दुकानें होती हैं जो बहुत बड़ा ग्रो कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ओनर एक है, वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा ही नहीं कर पाता, ज़्यादा पैसे ले ही नहीं पाता लगाने के लिए बिजनेस में, इसलिए वो छोटे लेवल पे ही रह जाता है बहुत साल तक। ठीक है। फिर हम एक लास्ट पॉइंट इसका पढ़ते हैं, ये हमारी फिर आज की क्लास भी हम यहाँ पे खत्म करेंगे। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। सबको पता है कि बिजनेस को मैनेज करना पड़ता है, बड़े बड़े कंपनीज में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सबने नाम सुना होगा, सीएफओज वगैरह होते हैं।
वो लोग क्यों होते हैं? ताकि वो लोग बिजनेस को मैनेज कर पाए। भूमित, मानते हो ना कि बिजनेस मैनेज करने के लिए हमें मैनेजर्स चाहिए होते हैं? तो जब एक ही दुकानदार है, मतलब एक शॉपकीपर है, उसकी समझ लो उसने बहुत बड़ी दुकान कर ली, पर आपको क्या लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक ही दुकान मैनेज कर पाएगा ना? अगर उसके पास इतना पैसा आ गया दुकान करने से कि उसने दिल्ली में 10 जगह दुकान खोल ली, तो आपको क्या लगता है कि एक बंदा 10 जगह को मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। उसे अपने अंडर मैनेजर्स वगैरह रखने की जरूरत पड़ेगी। तो पर अगर वो इतना, उसे अगर 10 बंदे मैनेजर्स रखने की जरूरत पड़ेगी, तो वो एज अ सोल प्रोप्राइटर तो काउंट ही नहीं होगा ना। उसे कितना पैसा तो मैनेजर्स को देना पड़ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग की लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है? कैसे? कि द ओनर हैज़ टू अज्यूम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सच एज उसी को सामान खरीदना पड़ता है, उसी को सामान बेचना पड़ता है, उसी को फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, यानी पैसे इकट्ठा करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। इट इज़ रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल्स इन ऑल दीज एरियाज। बहुत मुश्किल से हम ऐसा एक बंदा ढूंढ सकते हैं जिसको सारी परचेजिंग भी आती हो, जिसको सारी सेलिंग करनी भी आती हो, और जिसको पैसा इकट्ठा करना भी आता हो। यूजुअली कंपनीज में क्या होता है, परचेजिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग का अलग होता है, और फाइनेंसिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। परचेजिंग वाले में वो बंदे होते हैं जिन्हें सामान खरीदना आता है, बेचने वाले में बेचने वाले बंदे होते हैं, और पैसा इकट्ठा करने वाले में पैसा इकट्ठा करने वाले बंदे होते हैं। समझ रहे हो? तो एक ही बंदा जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ हो, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। और आगे एटसेट्रा लिखा हुआ है, मतलब ऐसी सौ क्वालिटीज़ चाहिए होती है। तो क्या होता है, दस डिसीजन मेकिंग में नॉट बी बैलेंस इन ऑल द केसेस, ऑल्सो ड्यू टू दीज लिमिटेड रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटर में नॉट बी। बताता हूँ कि आप समझो एक सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है? उसके पास ना अच्छा काम है, उसने 10-12 अपने आउटलेट्स खोल लिए। अब उसी ना वो आउटलेट्स खोल लिए उसने, तो क्या ज़रूरी थोड़ी ना उसके 10-12 जगह से हर जगह ही उसका आउटलेट चल जाए? हो सकता है एक जगह चले, एक जगह ना चले, पॉसिबिलिटी है। पर उसे उनको चलाने के लिए हर जगह मैनेजर्स रखने पड़ेंगे। क्या पता वो मैनेजर उसका झोल कर दे, उसका नुकसान कर दे। पर अगर वो मैनेजर्स रखता है तो उसे उनको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। मानते हो ना आप लोग? तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका खर्चा बढ़ रहा है, उसका काम भी ढंग से नहीं हो पा रहा। समझ रहे हो? हाँ या ना लिख दो प्लीज़। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है ये। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल खुशी, आप सोचो, आपका गल आपका आप जहाँ रहते हो, आप किसी गली में रहते हो या कैसे रहते हो? गली में रहते होंगे शायद आप। आपके घर के आसपास बहुत सारे घर होंगे। तो आपको क्या लगता है आपके लिए आसानी क्या होगी? सिर्फ आपका अपना घर मैनेज करना है, गली के सारे घर मैनेज करना? अपने घर के लिए दूध लाना या सबके घरों के लिए दूध लाना? अपने घर के लिए। तो अगर ऐसे ही बिजनेस मैन एक है, फॉर एग्जाम्पल उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसने 10 दुकानें खोल ली, तो आपको क्या लगता है वो 10 की 10 मैनेज कर पाएगा एक अकेला बंदा? नहीं ना। अगर वो सब में अपना दिमाग लगाएगा तो कहीं ना कहीं गलतियां होनी शुरू हो जाएगी, उससे बहुत थकान हो जाएगी, ढंग के डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये एक रीज़न होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप ना ज़्यादा बड़े लेवल पे तुम कर नहीं सकते। तुम्हें अगर बड़े लेवल पे काम करना है तो अभी आप सोचो खुशी, आपके पास 10 घर है, अगर आपको 10 घरों का काम करना है, 10 घरों को मैनेज करना है, तो आप क्या, सबसे बड़े तरीका आपके पास क्या रहेगा कि आप हर घर से एक ऐसा बंदा उठा लो जो आपके साथ कॉन्टैक्ट करे, पार्टनरशिप में आ जाओ, आप लोग मिल के काम करो कि तू इस घर को संभाल, तू इसको संभाल, तू इसको संभाल, और जितना प्रॉफिट आएगा हम आपस में अपने 10 बंदे बांट लेंगे। ये बेटर है, या फिर खुशी आप कहोगी नहीं मैं ही संभालूंगी? पार्टनरशिप इज बेटर, मानते हो ना? तो ये कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप ना तुम बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। अगर तुम बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, या तो तुम्हें अपनी कंपनी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, उसे कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप ना हमेशा बेटर है 1 से 2 दुकान के बराबर बस। तुम अगर 2 से 3 दुकान भी करोगे तो तुम्हारा काम इतना बढ़ जाएगा कि तुम कुछ काम ढंग से कर ही नहीं पाओगे। ओके। तो चलो फिर आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। आज अपना मेरिट्स भी हो गया, डीमेरिट्स भी हो गया, मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों हो गए। यही लास्ट पॉइंट था डीमेरिट्स का। ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ लिया हमने, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न पढ़ लिया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ लिया, दूसरा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी पढ़ लिया। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग अपने घर जाओ, और मतलब घर पे तो बहुत सारे, आप लोग क्लास लीव करो, एंड उसके बाद ना ये मेरिट्स और डीमेरिट्स के जितने पॉइंट्स हैं ना, इनकी अच्छे से रीडिंग करके आओ, बिल्कुल 2-2 3-3 बार इन्हें पढ़ो। और फिर आपको कुछ डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछो। ओके। बाय।